कौन लोग थे जो उनके तलवे चाटू थे। इसी तरह से मुस्लिम समाज के खान बहादुर और राय बहादुर शहर में एक ही होता था, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 400-500 होंगे, इनसे ज्यादा नहीं है भाई। और दूसरी बात ये कहूंगा, एक बड़ा विरोधाभास एक सेक्ट है जिसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं और पैराडॉक्स है। वो पैराडॉक्स क्या है कि कोई भी मुसलमान अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहते हो, ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात रख रहे हैं कि नॉन मुस्लिम भी इसमें मेंबर बन सकता है, तो ये तो बड़ा विरोधाभास है ना। तीसरी चीज ये है जो आपको शायद मैं वाजे करना चाहूंगा, अब बीजेपी को मुसलमानों को डराना छोड़ना चाहिए और मुसलमानों को डरना छोड़ना चाहिए कि हम सेकुलर हैं, देश के आइन में यकीन करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, कोई भी देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और हमारा तो यही कहना है कि यार 11 साल हो गए, अब तो हमारा पीछा छोड़ दो, हम तो मोदी जी का यूं भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें सोते हुए जगा दिया। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मुस्लिम। आज मुसलमान हर मंच पे एक साथ बैठा हुआ है। चंद इब्नुल वक्त हमारे जो जिसे कहते हैं ना मफाद परस्त बिके हुए लोगों के लिए, जिनकी समाज में कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, समाज उनको, अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी कोई मान्यता होती तो वो आज यहाँ होते, वो नहीं है, मैं हूँ, इसका मतलब मुस्लिम हमारे साथ है, हम मुसलमानों के साथ हैं। सरकार के इस बात को समझने के लिए आपको वक्फ प्रॉपर्टीज की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज आई कहाँ से। देश में रेवेन्यू रिपोर्ट कब से शुरू हुआ? बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न राजा टोडरमल ने देश को रेवेन्यू रिपोर्ट दिया। उनके रेवेन्यू रिपोर्ट में 400 साल तक एंट्रीज हैं कि ये देवस्थान की प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है, ये कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, ये शमशान की प्रॉपर्टी है। फिर वो जब देश आज़ाद हो गया तो उस रेवेन्यू रिपोर्ट से सरकार ने ही तो 1954 के वक्फ एक्ट के तहत सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया था, और वो सर्वे कमिश्नर कोई मुसलमान नहीं था, वो देश का एक IAS ऑफिसर था। उसने हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कस्बे में जाके इंक्वायरी करी, 10 साल तक इंक्वायरी करी, ऑब्जेक्शन को डिसाइड किया, और जब सरकार खुद मुतमईन हो गई कि हाँ ये प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज है, तब सरकार ने उन प्रॉपर्टियों को गजट नोटिफिकेशन किया। तब पहला डॉक्यूमेंट सरकार ने खुद ने बनाया, वो था सर्वे फॉर्म 1955 का। दूसरा डॉक्यूमेंट सरकार ने बनाया वो 1965 का गजट नोटिफिकेशन था। उसके बाद में पहला वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और सरकार ने खुद ने कहा कि आज से ये हमारे निगम में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं और इनके आप केयर टेकर हैं। तो जो प्रॉपर्टीज सरकार ने खुद ने वक्फ की मान के हमें दी, उन पे सवाल उठाना क्या जायज है? अब उसमें एक में ये आता है कि वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। अब जो आदमी आगे ये कहता है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी पे इसने वक्फ में कब्जा कर लिया, तो सरकार को चाहिए पहले उससे पूछे कि अपना टाइटल दिखाइए। तो 400 साल से जो प्रॉपर्टी वक्फ है वो वक्फ ही रहेगी। देवस्थान की वैसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों की है, देवस्थान की भी है, मंदिरों की भी है। हर राजा ने हर मजहब को एक अपनी दीनी प्रॉपर्टी दी और उसको चलाने के लिए उसके लिए एक प्रॉपर्टी अलग से निकाली। हर मंदिर की कृषि प्रॉपर्टी होती है, उससे उस मंदिर को खर्चा आता है। हर मस्जिद की एक प्रॉपर्टी होती है, हर दरगाह की एक प्रॉपर्टी होती है, उनसे खेती होती है, लगान आता है, उनसे वो दरगाहें चलती है। तो मंदिर तो छोटा सा है, मस्जिद तो छोटी सी है, लेकिन उसके पुजारी को, उसके हाफिज को खर्चा कहाँ से निकलेगा? लाइट पानी कहाँ से होगी? उसकी भी स्टेट्स ने जमीनें दी थी। तो आज सरकार हमसे उल्टा सवाल करती है कि आप बताइए, जो प्रॉपर्टी आपने हमें दी है उसके लिए हमसे पूछते हो कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई। और जो आदमी ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जा कर लिया, वो अपना टाइटल दिखाए भाई, कहाँ से आई प्रॉपर्टी आपके पास में? आज वक्फ की प्रॉपर्टी 200 साल से है। फॉर एग्जाम्पल सर मैं आपसे कहता हूँ कि किसी गांव के अंदर किसी राजा ने 50 बीघा जमीन कब्रिस्तान की दे दी, और यहाँ पे कैसे हुआ? मैं आपको जयपुर की बात करता हूँ, जयपुर की दोनों प्रॉपर्टी की मिसाल देता हूँ। मैं खुद उस केस का वकील हूँ। शास्त्री नगर कब्रिस्तान कहाँ था पहले? आप सब लोग जयपुर से ताल्लुक रखते हैं। पट्टा है गवर्नमेंट का, डिजाइन स्टेट का। उस जमाने के अंदर नारगढ़ से नाला आता था जो उस 54 बीघा को डिमार्केशन करता था। तो 34 बीघा इधर रह गई, 16 बीघा उधर चली गई। तो उस जमाने में इतनी आबादी नहीं थी उस बेल्ट के अंदर, तो मुर्दे सिर्फ इधर ही दफन होते रहे। तो जब सर्वे कमिश्नर आया और उसने पूछा भाई ये प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक की है, जिसने जहाँ बताया उसने वहां तक नोट कर लिया। लेकिन आपके खुद के ही रिकॉर्ड के अंदर लिखी हुई है ना, आपके स्टेट का दिया हुआ पट्टा है ना 54 बीघा का, आपके गजट नोटिफिकेशन में 54 बीघा लिखी हुई है ना, उसमें क्या डिस्प्यूट है? अब आप ताकत में हो, आपके पास पावर है, नंबर ऑफ कैंप्स है, तो आप कर लीजिए जो आपके दिल में है, लाठी चलाइए अपनी। तो सर ये ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर मन मर्जी से, इसका मतलब क्या है? देखिए, हम
कानून के दायरे में, संविधान की रोशनी में हमारा पूरा जो आंदोलन है, पूरा जो ये तहरीक चलेगी, पूरे देश में चलेगी और वो उसको हम चलाएंगे, विरोध करेंगे उसके दायरे में रहते हुए। अब अगर सरकार उसको नहीं चलाने देगी, कोई परेशानी की, वो बात की बात है, लेकिन हमारा पूरा हम संविधान के दायरे में रहते हुए हम पूरा तरीके जो हक संविधान हमको देता है विरोध करने का, जो हक है विरोध करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। सर, जिसकी साहब ने भी दो लाइन शुरुआत में अपनी बोली थी, सर्वशिक्षिता आए हैं। दूसरा, आपने ये कहा था कि हम सब मुस्लिम स्टूडेंट होने पर एकजुट है। आपके घर दरगाह के इमाम साहब तो अलग ही बोल रहे हैं, आप अलग बोल रहे हैं। देखिए एक बात सुने, उनके वालिद वहाँ पब्लिक सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट के पेरोल पे है, हम गवर्नमेंट के पेरोल पे नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट के पेरोल पे होगा तो गवर्नमेंट की जुबान बोलेगा, समझ गए ना। हम कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, गवर्नमेंट के पेरोल पे नहीं है। हमारा 800 साल का इतिहास है, हम हेरिडिटरी कैपेसिटी में है और मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों की हर बात पे मुस्लिम पर्सन लॉ बाउंड की बात पर लपेट देते हैं। इस तरह के दलाल, इब्नुल वक्त, मिल्लत फरोश हर समाज में मिलते हैं, ये भी मिल्लत फरोश है। इनको समझाने की जरूरत नहीं है, इनका तो बहिष्कार करने की जरूरत है। 99% मुसलमान इस बिल के खिलाफ है। चंद बीजेपी के टुकड़ों पे पड़ने वाले लोग जो आने वाले वक्फ बोर्ड में मेंबर बनना चाहते हैं, कोई मदरसा बोर्ड में मेंबर बनना चाहते हैं, वो शुक्रिया मोदी कर रहे हैं। और बिका हुआ मीडिया उन्हीं को दिखा रहा है। बिका हुआ मीडिया उन 5 करोड़ मुसलमानों के ईमेल का जिक्र नहीं कर रहा। बिका हुआ मीडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो मुसलमान मीडिया उन लोगों को नहीं दिखा रहा जो 99% मुसलमान है। आप हमको नहीं दिखा रहा। मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है इसके खिलाफ, गलत कर रहा है। या जो इसके फेवर में, बिल के फेवर में जो लोग बोलने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जिनको हुकूमत से या तो कोई लालच है या वो कोई डर की वजह से कर रहे हैं। बहुत थोड़े लोग हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। सच्चाई जो है वो, अब मीडिया अगर कोई गलत कर रहा है तो वो गलत करने वाला जाने, लेकिन मीडिया पूरे देश में चीज़ों को सहयोग कर रहा है और हम तो आपसे भी भरपूर उम्मीद करते हैं कि इस पूरे आंदोलन में आपका सहयोग मिलेगा। इसीलिए आपको तकलीफ दी है हमने। यहाँ पे सबसे पहला आज की शुरुआत ही हमने मीडिया को बुलाकर की है। अगर यही बात होती, आपसे शिकायत होती, कोई बात होती तो वो ये है, हम नहीं बुलाते आप। तो आगे भी हम इस आंदोलन को आपके सहयोग से ही चलाएंगे, ये बात है। रही बात वो, ये बात बार बार आ रही है, पलट के आती है, ये तो हुकूमत का एक हथकंडा है कि अंग्रेज़ों ने भी काम किया और ये तानाशाही की तरफ बढ़ने वाली हुकूमत भी कर रही है कि बांटो और राज करो, कुछ लोगों को बुलवाओ जो इस तरह के लोग हैं, जो लालची और ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ ओहदों की उम्मीद है, कुछ मिलने वाला नहीं है उनको। जो पहले थे उनको भी कुछ नहीं मिला, तो वो लोगों, ऐसे लोगों को बुलवाने की कोशिश करके ये कहा जा रहा है, 10 लोगों को बता करके 1000 लोग दिखाए जा रहे हैं। देखो इसकी तो फेवर में, इसके समर्थन में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उनकी कोई अहमियत नहीं है। पूरे देश के मुसलमान की बात आ रही है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश का मुसलमान ही नहीं, सारा न्याय प्रिय, इंसाफ पसंद लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, वो सब इस मामले में एक साथ हैं, क्योंकि संविधान को बचाना है। तो ये संविधान को लड़ाई बचाने की लड़ाई है। ये बीजेपी अभियान चला रही है, बहुत दिनों से चला रही है, कानून के पास करने तक अभियान चलाती रही है और आगे भी वो अभियान चलाएगी, क्योंकि वो ये साबित करने की कोशिश करेगी कि हमने फैसला ठीक किया है। और इस फैसले की आड़ में जो हमारा जो उद्देश्य है, वक्फ जायदादों पे काबिज रहने का और आगे भी कब्जा करने का और संविधान की धज्जियां उड़ाने का जो उनका उद्देश्य है, वो बरकरार रह जाए, तो पूरी मुहिम चलाएगी। तो वो जो कुछ भी करेगी, वो लोगों को बांटने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ और इस कानून के खिलाफ मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो सारे संगठनों का एक अम्ब्रेला संगठन है, संगठित एक मंच है, उसके जरिए से पूरे देश में और तमाम न्यायप्रिय लोगों के सहयोग से, जिसकी झलक आपको खुद को यहाँ भी दिख रही होगी, पूरे देश में भी दिख रही है, सारे लोग, सभी और धर्मों के लोग भी मिलजुल करके उसके खिलाफ, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए सच्चाई क्या है, हम भी एक आंदोलन चला रहे हैं, उनको भी चलाने दें, लोग सच्चाई देख लेंगे। पार्लियामेंट में लोगों ने देखा, राज्यसभा में लोगों ने देखा। अगर 2-3 लोग, वो लोग जिनका आगे क्या हश्र होगा, हो सकता है आपका सवाल भी आए, लेकिन मैं पहले ही बोल देता हूँ, जिन 2-3 लोगों ने विश्वासघात किया है, जिन लोगों के वोटों से जीत करके वो आते हैं, उन्होंने विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से कह रहे हैं हमने इतना बड़ा शिकार कर लिया, तो तीर मार लिया हमने, सब उनको भी पता चल जाएगा
और इनको भी पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, कैसे संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये जो देश को तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, इस देश में बड़ी तादाद इंसाफ पसंद लोगों की, इस देश में बड़ी तादाद जमहूरियत को पसंद करने वाले लोगों की, मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसे लोग कम हैं, इनके साथ देने वाले लोग कम हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 240 सीपीआई के नेशनल कंट्रोल कमीशन की सदस्य और बहुत सारी तंजीमों के साथ, और खासतौर पे राजस्थान के अंदर हम हमारे जितने मुस्लिम फोरम्स हैं, जितनी तंजीम से साथ मिलके काम करते हैं। बात चली है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को तहस नहस करने की केंद्र सरकार की। उनका तो ये करैक्टर है गुजराती भाइयों का, इसमें नया कुछ नहीं है। जो उनको लगेगा कि इसको खत्म करना है वो हर यथासंभव कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अकेले तमिलनाडु के 50 लाख मुसलमान जो हैं वो इसकी जद में आ गए हैं। सही कहा आपने कि 20 करोड़ मुसलमान, तो क्या ऐसा ही देवस्थान विभाग की संपत्तियों का आप कुछ करेंगे? क्या ऐसा ही और जो देश भर के अंदर संपत्तियां हैं या ऐसे मंदिर हैं, क्या उस पे हाथ डालने की हिम्मत है आपकी? वो तो नहीं है। तो फिर आप टारगेट करके तय करके कि इनको आर्थिक तौर पे कैसे कमजोर किया जाए, तो इस तरह के कानून जो हैं वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और मैं सीपीआई की बात करूं, सीपीआई के चूंकि कंट्रोल कमीशन की ऑल इंडिया की सदस्य हूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि सीपीआई ने सर्वोच्च अदालत में चैलेंज कर दिया है। हमारे सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने पिटीशन फाइल कर दी है। तो हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं केंद्र सरकार के बनाए हुए इस कानून कायदे को। हम हमारे साथियों के साथ हैं और ये भी बता देना चाहते हैं कि पूरा 1 साल किसान आंदोलन के अंदर जब रह के हम घुटने टिकवा सकते हैं, मैं तो खुद उस किसान आंदोलन का हिस्सा रही हूँ शाहजहांपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे। तो हमें कमजोर समझने की गलती सरकार ना करे, बार बार टारगेट ना करे, बार बार हिंदुत्व की बात करके इस तरह की बकवासबाजी ना करे, बार बार सो कॉल्ड बाबाओं को खड़ा करके उनके माध्यम से इस तरह के मुद्दे उठा के बात ना करे। क्या है आपका ज्ञानदेव आहूजा? एक दलित अपोजिशन के लीडर को जाने के बाद मंदिर को ये दुलवाई करवाता है, तो खाली बीजेपी से मेंबरशिप को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं उसके ऊपर क्रिमिनल छुआछूत का मुकदमा दर्ज किया जाए? अपनी बारी आई तो सस्पेंड करके बीजेपी हमेशा साफ रास्ता गली अख्तियार कर लेती है, और जब किसी दूसरे की आई तो उसको टारगेट करोगे। तो वक्फ की संपत्तियां जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में रहनी चाहिए। ये कानून उनको वापस लेना चाहिए, और हम सब पूरे मजबूती के साथ सारी मुस्लिम तंजीमों के साथ हैं। जो आंदोलन होंगे उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, पूरे देश के अंदर चलेंगे, जहां जहां सीपीआई की ताकत है, और वहां पे भी हम चुनौती उनको देंगे, बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो आंदोलन की रणनीति तय की गई है, लाजमी तौर पे जहां भी हमारे साथी लोग हैं, महिला फ्रंट के लोग हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो ऑलरेडी इसके लिए अपने अपने स्टेटमेंट भी इशू कर चुके हैं, और हम सब लोग साथ रहेंगे। और कोई ये ना माने कि इधर के साथी जो वो अकेले हैं, कोई ये भी ना कहे कि पाकिस्तान दे दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। तो इसलिए मुंह तोड़ चुनौती भी देते हैं। मोदी वोदी जो भी हैं, अमित शाह, उसकी जेलें कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम अपने इरादों से कोई पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि नाइंसाफी कतई बर्दाश्त नहीं है। और भेदभाव करके हर एक जगह से आप उन ओहदों को खत्म करना जो है, तो ये तो साजिश है, ये किसी की भलाई का काम नहीं है कि जिसको किया जाए। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ और साथी बोले। देखिए, ऐसा है कि कोई भी देश जो है वो कानून से चलता है, और कानून जो है भारत का देश को चलाने के लिए चलेगा। देखिए, अब ये जो इन्होंने कानून जो पास किया है, तो उसमें हमारा ये मानना है कि ये जो कानून है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
देखिए ऐसा है, आर्टिकल 14 जो है राइट ऑफ इक्वलिटी जो है, अब आप या इस एक्ट के द्वारा दो समुदाय के अंदर अलग अलग कानून करा के। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 25 जो है उसमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। ये जो कानून जो बनाया गया है ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसलिए ये संविधान विरोधी है। इसी तरह से ये जो कानून है ये आर्टिकल 26 का भी वायलेशन करता है। आर्टिकल 26 संविधान का ये कहता है कि हर इंसान को अपने धर्म के मामलात को अपने धर्म के हिसाब से मैनेज करने का अधिकार है। तो अब ये जो कानून में जिन्होंने किया है ये आर्टिकल 26 को भी वॉयलेट करता है। अब देखिए ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है उन्होंने ये की है कि जो वक्फ बाय यूजर जो था उस क्लॉज को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टी वक्फ थी बाय यूज से वक्फ थी उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए ये कानून जो है ये आर्टिकल 25 को वायलेट करता है। इसी तरह से जो इन्होंने कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड है, बोर्ड का जो कंपोजिशन उन्होंने जो चेंज किया है वो भी हमारे जो आर्टिकल 26 है इसको वॉयलेट करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि इसमें 11 मेंबर उन्होंने बनाने की बात कही है और 11 मेंबर में से सिर्फ 3 मुस्लिम मेंबर की बात उन्होंने कही, मुतवल्ली, इस्लामिक मुनाफा जानकार और एक महिला। देखिए ऐसा है कि इसके अंदर 3 महिलाओं का मुस्लिम का प्रोविजन उन्होंने रखा है, बाकी सारे मेंबर गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये गैर मुस्लिमों का वोट हो जाएगा और गैर मुस्लिमों का जब वोट हो जाएगा तो वो हमारे मामलात के अंदर आर्टिकल 25 और 26 को ही वॉयलेट करेगा। इसलिए ये जो कानून है ये संविधान विरोधी है और मैं इसकी घोषणा करता हूँ। APCR के स्टेट प्रेसिडेंट आज हम यहाँ वक्फ अमेंडेड एक्ट के ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई कानून नहीं देखा जिसको उस कानून की शक्तियों को ख़त्म करने के लिए अमेंड किया जाए। ऐसा एक भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसकी अमेंड करने से इस एक्ट की ताकत बढ़ती हो या वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होता है। आपने बोर्ड के कंपोजिशन को ख़राब कर दिया। आपने बोर्ड के कंपोजिशन में 9 लोग किए जहाँ 11 लोग किए, जो इलेक्टेड होकर आते हैं उनको सबको नॉमिनेटेड किया। मतलब कोई भी आदमी इलेक्ट होकर नहीं आएगा, सरकार जिसको चाहेगी उसको भेजेगी और सरकार जिसको भेजती है उसके मुंह में जुबान सरकार की होती है। वो अपनी बोर्ड की बात नहीं करता, वो अपनी मिल्लत की बात नहीं करता, वो सरकार जो चाहती है वो बोलता है। तो आपने जो बड़ा इसमें चेंजेस किया वो आपने कहा कि साहब नॉमिनेटेड होंगे, कोई भी इलेक्टेड नहीं होगा। आपकी मंशा साफ थी, नियत आपकी साफ थी, तो आपने कह तो ये रहे हैं कि साहब हम 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम को बोर्ड में नहीं भेजेंगे, लेकिन आपने तमाम मुस्लिम बोर्ड वहाँ से हटा दिए। एक बार काउंसिलर मुस्लिम होता था, आपने मुस्लिम को डिलीट कर दिया। एक MLA मुस्लिम होता था, आपने मुस्लिम को डिलीट कर दिया। MP मुस्लिम होता था, आपने वहां से भी मुस्लिम को डिलीट कर दिया। CO मुस्लिम होता था, वहां से भी आपने मुस्लिम डिलीट कर दिया। 2 मुतवल्ली चुन के आते थे, उन 2 की जगह 1 कर दिया। मतलब आप कंट्रोल, जो समाज का कंट्रोल है, मुस्लिम समाज का कंट्रोल है, उसको खत्म कर रहे हैं और अपनी मर्जी के लोगों को अंदर भेज रहे हैं। क्या मजा आ रहा है आपको मुस्लिम बोर्ड के अंदर इतना? क्यों फिर आप मुस्लिमों को दूसरे जो हिंदू बोर्ड से उसमें लेके नहीं जाना चाहते हैं? तो आपकी मंशा साफ साफ नजर आ रही है। और कौन लोग हमारी फिक्र करेंगे? जो हमें कपड़ों से पहचानना चाहते हैं वो हमारी फिक्र करेंगे। आपको हमारी इतनी फिक्र है तो हर स्टेट के अंदर पार्टी दीजिए। देश की जो पार्टी है उसका एक मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, एक MLA मुसलमान नहीं है, वो हमारी फिक्र की बात करता है। मुसलमान कमजोर हैं, बेवकूफ नहीं है। पूरा देश का मुसलमान समझता है कि आप क्या चाहते हो। आज आप डेमोक्रेसी कंट्री में है, आपके पास में पावर है, तो आप मन मर्जी कर रहे हैं, अपनी लाठी चला रहे हैं। ये दौर बदलेगा, किसी और के पास में भी पावर जाएगा। और यही सिस्टम अगर होता रहा कि जिसके पास में सरकार आई उसने अपनी मन मर्जी चलाई, तो देश कहाँ जाएगा ये आप सब लोग हमसे बेहतर जानते हैं। हम इस बिल का सख्त विरोध करते हैं, इस बिल के अपोज में खड़े हैं और अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है। जहां तक नौबत आएगी हम इसको आगे लेके जाएंगे और हम अपना कंट्रोल, अपने समाज का कंट्रोल, अपने बुजुर्गों की दी हुई प्रॉपर्टी सरकार के हवाले नहीं छोड़ना चाहते। हम इस बोर्ड को सख्त विरोध, हम इस एक्ट का सख्त विरोध करते हैं। वो ये हमारा एहसास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जो हमारा मीडिया का रोल रहा है, मैं समझता हूं कि अब इंसाफ दिलाने के अंदर मीडिया अपना जो है पॉजिटिव रोल अदा करेगा। धन्यवाद। मैं एक सोशल रिलीजियस एक्टिविस्ट के अलावा एक कानून का विद्यार्थी भी हूँ और मैं आपके सामने भारत का संविधान लेकर, देश जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये देश संविधान से चलता है और भारत में कानून भी है, संविधान भी, 2 चीज़ है। तो कोई भी कानून जो है संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता है। अगर संविधान के खिलाफ कोई कानून बनता है तो वो वॉइड इन इशू है।
तो भारत का संविधान आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति या संस्था अपना आस्था विश्वास रख सकती है, प्रचार कर सकती है और उसके प्रबंधन के लिए कोई अपनी कमेटी बना सकती है और उसका प्रबंधन उस धर्म के लोग ही चलाएंगे। जैसा कि प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि इस देश में कई धर्मों की संस्थाएं हैं, जिसमें बौद्ध है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है। मैं बौद्धों की छोड़ करके, मुस्लिम संस्थाओं को छोड़ करके अन्य संस्थाओं की बात करता हूँ, धार्मिक संस्थाओं की। उनमें किसी में भी गैर धार्मिक मतलब जो धर्म है उसके अलावा कोई दूसरे धर्म का सदस्य उनके प्रबंधन में नहीं है। और चूँकि ये वक्फ जो प्रॉपर्टी है वो एक चैरिटेबल प्रॉपर्टी है, रिलीजियस एंडाउमेंट है, धार्मिक पर्पज़ के लिए है और मुस्लिमों के द्वारा दी गई दान की प्रॉपर्टी है। इसमें कोई ना तो सरकारी दखल कोई दान दिया गया है और ना सरकारी दखल है, हो सकता है। एक उसके संचालन के लिए कानून तो बनाया जा सकता है, लेकिन प्रबंधन के लिए उसमें किसी दूसरे धर्म के लोगों को सदस्य बनाया जाना ये संविधान के खिलाफ है। और ये संविधान के खिलाफ होते हुए के साथ में एक डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब दूसरे धर्मों की जो संस्थाएं हैं, प्रबंधन है, समितियां हैं, उनमें दूसरे धर्मों को क्यों नहीं शामिल किया गया सदस्यों को। तो ये बिल्कुल गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। ये कानून जो है असंवैधानिक कानून है। इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में कब वर्डिक्ट आएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी प्राइमा फेसी जो हमारे सामने है वो ये बिल्कुल टोटली जो है ना असंवैधानिक तरीका है। अब इसमें और भी क्या किया जा रहा है कि जो नेशनल काउंसिल है, वक्फ काउंसिल, उसमें तो मुस्लिमों के से ज़्यादा दूसरे लोगों को शामिल किया जा रहा है। 3 तो MP शामिल किए जा रहे हैं उनमें, मिनिस्टर तो है ही है उनका चेयरमैन, और भी अधिकारी लोग हैं उनको मेंबर बनाया जा रहा है। तो मुस्लिमों का तो इसमें माइनॉरिटी में आ रहे हैं, तो ये अपना बहुमत भी नहीं है इसमें मुस्लिमों का। तो ये कैसे अपना फैसला लेंगे अपने रिलीजियस